बरसात के समय में नदियाँ पानी से भरी हुई होती है। ऐसे मौसम में घूमने कहाँ जा सकते हैं, तो कभी ख्याल आया कि श्रीखंड महादेव की यात्रा 10 जुलाई से 23 जुलाई 2025 तक हो रही है, तो हमने वहाँ जाने का प्लान कर लिया। श्रीखंड महादेव कैलाश एक पवित्र और धार्मिक स्थल है, जो न केवल अपने धार्मिक महत्व के कारण बल्कि अपनी भौगोलिक स्थिति और कठिन ट्रैकिंग मार्ग के लिए भी प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के निरमंड उपमंडल में स्थित यह स्थल भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। इसे शिखर कैलाश भी कहा जाता है, क्योंकि यह पर्वत समूह में तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पर्वत एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, खासकर शिव भक्तों के लिए। श्रीखंड महादेव की यात्रा आमतौर पर कठिन होती है, जिसमें तीव्र चढ़ाई और कठिन रास्ते आते हैं, लेकिन यह ट्रैक बहुत ही रोमांचक और आध्यात्मिक अनुभव होता है। यह ट्रैक 12,570 फीट की ऊंचाई तक जाता है और चोटी पर स्थित शिवलिंग की ऊंचाई 75 फीट है, जो श्रद्धालुओं के लिए एक अद्वितीय अनुभव होता है। श्रीखंड महादेव यात्रा 2025 के दौरान प्रशासन के द्वारा विभिन्न बेस कैंपों में खाने और रहने की दरें निर्धारित की गई है, जैसे कि खाना, मैगी, चाय, पराठा, बिस्तर और नाश्ता। तो जो निम्न क्षेत्र वाले कैंप हैं, वहाँ पे ये दरें कम हैं, और जो उच्च क्षेत्र हैं जैसे कि पार्वती बाग, भीमद्वारी, तो वहाँ पे ये खाने और रहने की दरें थोड़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ तक सामान ले जाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पंच कैलाशों में श्रीखंड कैलाश भी एक इनको जोड़ने वाली एक कड़ी है। इस यात्रा का जो मुख्य गांव है वो जाओ गांव है, जो कि निरमंड में पड़ता है। तो जाओ से 3 किलोमीटर हमें सिंघाड़ तक चलना पड़ता है, जहाँ की भी इसका बेस कैंप है। तो सिंघाड़ से ही मेडिकल जांच और पंजीकरण के बाद यात्रा शुरू होती है, और उसके बाद लगभग 8 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के हमें जाना पड़ता है। हम जो है थाचड़ू पहुँचते हैं, जो कि पहला बेस कैंप जहाँ पे इस यात्रा का है। सुंदरनगर से, जो कि मंडी जिले में पड़ता है, वहाँ से करसोग से होते हुए, तो देख सकते हैं ये जो जगह है ये बखरोट है, और ये जगह बखरोट से आगे है, ये करसोग वैली है। तो यहाँ से होते हुए हम आगे की तरफ चले। और कोटलू से हम लोहरी गए, और लोहरी से हमने रामपुर से कोई 4-5 किलोमीटर पीछे
नीरमंड की तरफ टर्न लिया, जो कि हमें NH से लेफ्ट साइड में टर्न लेना पड़ता है, और हम पहुंच गए नीरमंड से आगे जाऊं विलेज में। बराती नाला के साथ साथ जांव से हमने सिंघार तक का सफ़र जांव में पहुंचने के बाद पूरा किया, और रात को हम वहां पे बेस कैंप में रुके, जहां पे कि हमने बेस कैंप की जो भजन संध्या है उसमें हमने कुछ समय अपना वहां पे बिताया। दूसरे दिन सुबह हम सिंघार से 6 बजे रेनकोट और ज़रूरी सामान के साथ चल पड़े श्रीखंड महादेव की तरफ। और रास्ता बहुत ही मुश्किलों से भरा था, क्योंकि जब बराती नाला से ऊपर बादल फटा पड़ा था तो उस टाइम जो रास्ता था वो सारा टूट गया था, लेकिन नया रास्ता जो है वो थोड़ा चढ़ाई उतराई वाला है। और बराती नाला पहुंचने के बाद वहाँ से बहुत ज़्यादा लगभग 8 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई थी, और उसके बाद हमें पहुंचना था थाचुड़ू में, और थाचुड़ू के बाद फिर से चढ़ाई थी जो कि थोड़ा उसके कंपैरेटिवली कम थी, और थाचुड़ू के बाद हमने पहुंचना था काली टॉप। छः बजे हम सवेरे सिंघार से चले थे, और लगभग 1:30 बजे दिन को हम थाचुड़ू पहुँचे। थाचुड़ू में हमने वहाँ पे लंच किया, और हम लगभग 2 बजे वहाँ से चल पड़े काली टॉप की तरफ, क्योंकि वहाँ से भी लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई थी काली टॉप तक के लिए। बारिश रास्ते में कभी रुक रही थी तो कभी हो रही थी, तो इसलिए जो बहुत जगह थी उनको हम कवर भी नहीं कर पाए, पर जो जगह हमने कवर की बहुत ही सुंदर जगह आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के ऊपर जैसे बादल बिछे हुए हैं। बहुत जगह पे हमें जो नेचुरल फ्लावर्स है वो देखने को मिल रहे थे, जो कि मैदानी इलाकों में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो फूल भी वहाँ पे कोई पीले, कोई नीले, कोई लाल, तो अलग अलग हमें पौधे और फूल वहाँ पे देखने को मिल रहे थे।
और वहाँ पे जो लिंगड़ हिमाचल में होता है उसका पौधा भी बहुत ज़्यादा था। रास्ते में बहुत जगह लिंगड़ के जो पौधे हैं वो हमें देखने को मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लिंगड़ के पौधे हैं। हाचड़ू से चढ़ने के बाद हम पहुँचे काली टॉप पे। तो इसको काली घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से एक बहुत लंबी उतराई यहाँ पे नीचे की तरफ है, जिसको नीचे से चढ़ने के लिए तो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भीमद्वारी है। तो भीमद्वारी से काली टॉप की चढ़ाई चढ़ने में लगभग 1.5-2 घंटे का टाइम लग जाता है। तो काली टॉप से हम उतरे और थोड़ा सा विश्राम हमने भीमद्वारी में किया। तो कई लोग जैसे सिंघार से चलने के बाद हाचड़ू में स्टे करते हैं और कई काली टॉप में स्टे करते हैं और कई भीमद्वारी में स्टे करते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार हम हाचड़ू में भी स्टे कर सकते हैं या काली टॉप में भी स्टे कर सकते हैं या भीमद्वारी में भी स्टे करते हैं, जहाँ पे कि हमारे पास पेड जो कैंप्स होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। ये भीमतलाई का दृश्य यहाँ पे देख सकते हैं। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम्। सुंदर वादियों और बर्फ़ के ग्लेशियर और नालों से होते हुए हम पहुंच गए कुंसा, जो कि भीमद्वार से पहले पड़ता है। तो शाम होने चली थी, वो हमें रात को कुंसा विलेज में ही स्टे करना पड़ा, जहाँ पे हमें रहने को टेंट मिल गया और कुंसा में रात हमने बिताई। और वहाँ से सुबह हम चले भीमद्वार की तरफ।
मनसा से भीमद्वारी तक पहुंचने में हमें लगभग 2 घंटे का समय लगा और हम 12 बजे के आसपास भीमद्वारी पहुंच गए। लेकिन वहां जाके हमें पता चला कि भीमद्वारी से पार्वती बाग का जो रास्ता है, उस रास्ते में एक नाला पड़ता है, तो नाले में पानी काफ़ी ज़्यादा था और वैसे भी वहाँ से 7 बजे के बाद उन्होंने किसी को नहीं जाने दिया। तो हम 12 बजे पहुँचे, तो इसलिए हमें वहीं पे स्टे करना पड़ा। वहाँ से रात को लगभग 1:30 बजे हम निकले। सामान कुछ हमने वहीं टेंट में छोड़ दिया और टॉर्च वगैरह लेके, साथ में जो रेन कोट वगैरह पहन के हम चल पड़े पार्वती बाग की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि रात में उसी टाइम बहुत सारे लोग एक लाइन बना के चले हुए थे, तो बहुत सारी जो टॉर्च की रोशनी है वो आपको यहाँ पे दिख सकती है। तो कई लोग हमारे से भी पहले लगभग 12 बजे वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि जैसे जैसे सवेरा होता जाता है तो जो बारिश होती है तो उससे नाला कभी भी उसमें जो पानी है वो ज़्यादा आ जाता है। तो इसलिए अंधेरे में ही हमने काफ़ी रास्ता अपना जो है कवर किया और पार्वती बाग से होते हुए हम पहुँचे नैन सरोवर। तो पार्वती बाग में भी रुकने का ऑप्शन है, लेकिन वही है कि जो नीचे भीमद्वार से पार्वती बाग को जाने देते हैं वो उसी समय जाने देते हैं, सवेरे के टाइम। तो बहुत सारे लोग पार्वती बाग में भी स्टे करते हैं, वहाँ पे भी टेंट के ऑप्शन है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दरें हैं रहने की, खाने की, वो पार्वती बाग में ही है। तो नैन सरोवर से जब हम ऊपर चढ़े तो सवेरा हो चुका था। तो 5 बजे के आसपास नैन सरोवर हमने क्रॉस किया और हम ऊपर की तरफ धीरे धीरे चढ़े। तो चढ़ाई बहुत थी, सांस फूल रही थी, तो इसलिए जितना धीरे हो सकता था हम चले। तो कई जगह हमें बर्फ़ भी देखने को मिली और बर्फ़ के साथ साथ जो वहाँ के पौधे हैं, जैसे कि ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल भी हमें देखने को मिले।
बहुत ही सुंदर सुंदर पीले पीले फूल रास्ते में लगे हुए थे। जितना ऊपर हम चढ़ते गए तो ऐसा लग रहा था जैसे बादल हमारे आसपास तैर रहे हैं। तो उसके बाद रास्ते में हमें 2-3 ग्लेशियर मिले। तो ग्लेशियर को हमने रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ा। रस्सी जो है वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने लगवाई थी। तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला एडमिनिस्ट्रेशन का। तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम थी, जहाँ पे गिरने वाली जगह थी, वहाँ पे रस्सियाँ लगी हुई थी। और अच्छी बात ये थी कि सिरखंड महादेव तक ये रस्सियाँ लगी हुई थी। तो लास्ट ग्लेशियर को पार करने के बाद हमें दर्शन हो गए श्रीखंड महादेव के। हम वहाँ पहुँचे और लगभग 1 घंटा वहाँ पे रुके। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ से व्यू। तो यहाँ पे वहाँ पे मौसम थोड़ा ख़राब हुआ, बर्फबारी होना शुरू हो गई। तो हम आ गए फिर नीचे की तरफ। और ग्लेशियर से जब नीचे उतर रहे थे तो पैर फिसल रहे थे, तो इसलिए सब एक लाइन में रस्सी पकड़ के चले हुए थे और एक दूसरे को सहारा देते हुए नीचे की तरफ उतर रहे थे।
वापसी में दोबारा पहुँचे हम नैन सरोवर में। तो नीचे की तरफ हमें कम समय लगा नैन सरोवर पहुँचने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्रह्म कमल है वो यहाँ पे अभी खिल रहे हैं, थोड़ा सा खिला हुआ है। तो ब्रह्म कमल हमें पूरी तरह से खिले हुए नहीं मिले, पर थोड़े से जो खिले थे वो हमने कई जगह पे देखे। ये देखिए, ये जो झरना है, ये झरना है भीम द्वार के पास, जिससे कि पानी कई बार जो है बढ़ जाता है और भीम द्वार से आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो यहाँ से आगे जाने से लोगों को रोक देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ भी रस्सियाँ लगाई हुई है ताकि रस्सियों के सहारे लोग इस नाले को क्रॉस कर सकें। कई बार इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा असुविधा यहाँ पे लोगों को होती है। भीम द्वार के पास ये सबसे रिस्की पॉइंट है, रास्ता है। रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ है और नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लैंडस्लाइड काफ़ी होके रखा है और नीचे नाला है। तो ज़्यादा बारिश में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इस यात्रा को पूरी करने के लिए हमने लगभग 4 दिन का समय दिया। कई लोग इसको 2 दिन में भी करते हैं, क्योंकि पहले दिन का सफ़र जाओं से शुरू करके भीमद्वारी तक करते हैं और दूसरे दिन वो भीमद्वारी से श्रीखंड और फिर वापसी जाओं को वो दूसरे दिन में कर लेते हैं। और कई लोग इसको 6 दिन में भी करते हैं, 7 दिन में भी करते हैं। तो अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इस यात्रा को जो है लोग कर लेते हैं। और इस यात्रा के बाद लोग ये मानते हैं कि निर्मंड के पास देवढांक नामक एक जगह है जहाँ पे शिव मंदिर है, तो वहाँ पे दर्शन करना भी ज़रूरी होता है। इस मंदिर में दर्शन के बिना यह यात्रा
सफल नहीं होती, ऐसा लोगों का मानना है। तो यहाँ पे हमने आते वक़्त दर्शन किए और यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही थी, तो वहाँ पे हमने कुछ समय व्यतीत किया और समय वहाँ पे बिताने के बाद हम वापस घर आ गए और रात को घर पहुँचे।